दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने फंक्शन का पहला पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था फंक्शन की डेफिनेशन जो है, एक तो नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी, एक अपन ने क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में डेफिनेशन पढ़ी थी, और फलन के डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में हमने बात की थी। फंक्शन जो है उसमें हमने देखा था कि रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इक्वल फंक्शन क्या होता है। अपन ने अपन ने बात कर ली थी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन की। अब अपन सेकंड पार्ट में जो बात करने वाले हैं वो कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि जो फलन है हमारे, उसके जो भी प्रांत हैं उसके ज्ञात करने के लिए क्या क्या सूत्र होते हैं। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए आप देखते हो कि कोई भी फंक्शन दे रखा है आपका और उसका प्रांत यानी कि डोमेन आपको ज्ञात करना है, तो वो क्या होता है कि आपको फंक्शन दे रखा है कि जैसे कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी। कहने का मतलब ये एक फलन है और कह रहा है कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। तो इसका समुच्चय जो ए है वो क्या कहलाता है, इसका डोमेन। ठीक है। समुच्चय बी है वो क्या कहलाता है, इसका कोडोमेन। बात समझ में आ गई। और एक होती है रेंज, जिसके बारे में बात की थी, वो क्या होती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो वो क्या कहलाती है, रेंज। वो क्या कहलाती है, अद्वितीय प्रतिबिंब जो होंगे वो प्रतिबिंब जो हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाती है। बात क्लियर। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं, ये तो हमने कल पहले वाली क्लास में कर लिया है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो करेंगे कि जो प्रांत है निकालते हैं, ये तो सीधा सीधा फंक्शन में अपन डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन एक अलग अलग तरीके का अपने को फंक्शन दिया जा सकता है और उन फंक्शनों से अपन कैसे ज्ञात करें। तो आप देखोगे कि अपने को दो फंक्शन दे दे, अपन को क्या दे दे, दो फंक्शन। एक तो दे दिया फंक्शन एफ और एक फंक्शन दे दे जी, और कह दे कि आपके पास में इस रूप में फंक्शन है एफ प्लस जी या फिर एफ माइनस जी। तब इसका डोमेन आप कैसे फाइंड करोगे। तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे, तो आपको क्या करना है, उसका डोमेन एक साथ फाइंड करने में अपने को हार्ड होगा। इसलिए अपन क्या करेंगे कि पहले एफ का डोमेन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि अभी बताया है कि एफ यदि मैपिंग है ए टू बी तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेंगे, जी का डोमेन निकाल लेंगे। जी मान लिया कि बी टू सी है, तो बी टू सी है तो इसका जी का डोमेन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या देखेंगे कि इसका डोमेन फाइंड कर लिया एफ का और जी का डोमेन फाइंड कर लिया। फिर जो भी दोनों डोमेन फाइंड किए हैं उन दोनों डोमेन से अपन क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। जी और एफ का जो डोमेन अपन ने फाइंड किया, एक तो एफ का डोमेन फाइंड कर लिया, एक जी का डोमेन फाइंड कर लिया। तो अब इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब उनमें जो जो कॉमन है एलिमेंट, वो कॉमन एलिमेंट अपन ले लेंगे। अब उन कॉमन एलिमेंटों का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, एफ प्लस जी का डोमेन बनेगा। किसका डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी या फिर एफ माइनस जी जो दे रखा है उसका। बात समझ में आ गई। तो जब भी अपने को डी एफ मतलब एफ प्लस माइनस जी का डोमेन पूछे, या तो एफ प्लस जी का या फिर एफ माइनस जी का डोमेन पूछे, तो क्या करना है, सबसे पहले एफ का डोमेन निकाल लो कि एफ का डोमेन क्या होगा, जी का डोमेन क्या होगा। फिर उन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन कौन से एलिमेंट है उनको निकाल लो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है। अब यदि बात करें कि कह दे कि वो दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ दे रखा है और एक जी दे रखा है, लेकिन वो किस पोजीशन में है, एफ इंटू जी में, मतलब दोनों मल्टीपल के रूप में है। मल्टीपल के रूप में है तो यानी कह रहा है कि इन दोनों फंक्शन यदि मल्टीपल के रूप में है तो इसका आपको डोमेन बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो एफ डॉट जी का डोमेन पूछे तो आपको वही काम करना है, पहले एफ का निकालो फिर जी का निकालो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। इसी प्रकार एफ जी के लिए मल्टीपल के लिए निकलेगा। डिवाइडेशन के लिए जब निकालोगे तब आपको क्या करना है कि सेम इसी प्रकार निकालना है, एफ का डोमेन निकालना है, जी का डोमेन निकालना है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों का इंटरसेक्शन तो इनका लोगे, लेकिन इसमें जी जो है वो क्या है, अपॉन में है। तो आपको क्या करना है कि जब भी अपॉन में कोई भी चीज़ होती है वो जीरो के बराबर नहीं होती है।
ये हमेशा लिखते हैं अपन, कोई भी चीज़ नीचे जीरो नीचे अपॉन में है तो अपॉन में है तो यानी कि वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें जी जो है वो एक फंक्शन है, तो यानी कि जिस जिस वैल्यू के लिए जीरो होगा, जिस जिस वैल्यू के लिए जिस जो जो एलिमेंट इसमें रखेंगे फंक्शन में और उन वैल्यू के लिए अपनी ये जीरो आ रही है तो यानी कि वो वैल्यू अपन वो एलिमेंट अपन इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपने को कौन सा एलिमेंट लेना है जिसके लिए जी का फंक्शन जो है उसका जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, वो सारे अपन एलिमेंट जी में लेंगे। तो वो सारे एलिमेंटों के साथ अपन क्या करेंगे, एफ के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे। तो यानी कि जब वो आएगा तब वो अपना क्या हो जाएगा कि एफ अपॉन जी का डोमेन हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसने यही कहा है कि एफ का डोमेन निकाल लो, जी का डोमेन निकाल लो और जी के वो एलिमेंट ले लो कि जिसके लिए क्या नहीं हो, जीरो नहीं हो। जिन जिन एलिमेंट्स के लिए वो जीरो नहीं है जी एक्स, वो सारे एलिमेंट ले लेंगे तो उनके लिए अपन वो उनमें इंटरसेक्शन निकाल दे। इस प्रकार से लिख दो, चाहे अपने का जो जी में डोमेन है ना। मैं बताने का तरीका ये भी हो सकता है कि अपन ये वैसे भी समझ सकते हैं कि जी के वो सभी एलिमेंट लेने हैं, कौन से एलिमेंट लेने जिसके लिए जी एक्स जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक है, और एफ का डोमेन ले लें, फिर उन दोनों में इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अपन बात करते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन। वैसे तो कंपोजिशन फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अब इसमें बात आ गई है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कंपोजिशन फंक्शन यदि दे रखा हो जी ऑफ एफ का अपन को डोमेन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे कि अपने को एक फंक्शन दे दिया एस टू बी, ठीक है, और एक फंक्शन जी दे दिया बी टू सी। तो अब इसका कंपोजिशन फंक्शन बनता है, तब क्या बनता है कि जी ऑफ यदि अपने को ज्ञात करना है, कंपोजिशन फंक्शन कौन सा, जी ऑफ, जी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन निकालना है तो इसकी जो मैपिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ए टू सी बनेगी। क्या बनेगी, ए टू सी। अब इसमें कंपोजिशन फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन ए है वो इसका क्या है, डोमेन। तो यानी गोफ कंपोजिशन फंक्शन का भी डोमेन क्या हुआ, ए हुआ। तो यानी कि अपन यदि फंक्शन एफ का यदि कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, फंक्शन एफ का कोई एलिमेंट एक्स लेते हैं तो अपना जो प्रतिबिंब होगा वो किस में होगा, समुच्चय बी में। लेकिन समुच्चय बी किसका डोमेन है, जी का। तो यानी कि जो एक्स यदि अपने पास में एफ का है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एफ फंक्शन में, तो एफ एक्स यानी इसी एक्स का प्रतिबिंब जो होगा वो किसका डोमेन में बिलोंग करेगा, जी के डोमेन में बिलोंग करेगा। यानी कि मैंने यही बात कही है यहाँ पे कि जो अपने पास में कंपोजिशन फंक्शन दिया है जी एफ, तो उसमें अपन ने यदि एक्स किसकी वैल्यू है, डोमेन एफ की, एक्स किसकी वैल्यू है, डोमेन एफ की। तो यदि डोमेन एफ की वैल्यू है तो यानी एफ का जो भी एलिमेंट होगा उसका प्रतिबिंब किस में होगा, समुच्चय बी में। और समुच्चय बी जो है वो किसका डोमेन है, समुच्चय जी का। तो यानी कि एक्स का जो प्रतिबिंब होगा वो किसका डोमेन होगा, समुच्चय जी का। तो ये इसमें बात कही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यदि अपने पास में क्या हो कि रूट के रूप में फंक्शन आ जाए, कि अपने को एक फंक्शन दे रखा है ए टू बी, ठीक है, और कह दे कि कोई भी फंक्शन है वो रूट ऑफ एफ एक्स, इस पे आप निकालो इसका डोमेन क्या होगा। तो रूट एफ एक्स के लिए अपने को डोमेन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एफ एक्स को क्या करना होगा कि एफ एक्स जो है यदि रूट में दे रखा है तो उसको बाहर निकाल के हमेशा जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर लेना है। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना होगा, इसका डोमेन निकालना होगा। और ए अपने पास में क्या है, इस एफ का डोमेन। तो इन दोनों में इसका डोमेन निकलेगा और इसका डोमेन निकलेगा, उसके लिए अपन क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ इसमें बताई है कि एफ का डोमेन और एफ एक्स जो रूट के लिए एफ एक्स दे रखा है तो उस एफ एक्स का वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो उन उसमें वो एलिमेंट आएंगे जिसके लिए क्या हो, एफ एक्स जीरो से या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो। बात क्लियर होगी। यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए एफ एक्स की। यदि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, यानी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। सम्मिश्र संख्या अपन बना नहीं सकते इसमें, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो यानी कि अपने को डोमेन जो फाइंड करना है वो वास्तविक फलन के लिए बात कर रहे हैं। तो यानी कि इसलिए अपन क्या करेंगे कि एफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए या फिर जीरो आनी चाहिए। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि एफ एक्स के वो सभी एलिमेंट लेने हैं जिसके लिए एफ एक्स जो है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या फिर जीरो के बराबर आ जाए। बात क्लियर हो गई। तो ये अपने डोमेन के कुछ ज्ञात करने के मेथड थे, फॉर्मूले थे, जिनको अपन ने समझ लिया। बात क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे
कि कुछ महत्वपूर्ण अपन वास्तविक फलन के बारे में बात करेंगे कि वास्तविक फलन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन देखें तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा कि अपने को कोई भी मैपिंग दे रखी है एफ सच दैट ए टू बी मैपिंग दे रखी है। ठीक है, अब ए से बी में ये मैपिंग है समुच्चय ए से बी में, तो इसको एक कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि बी के केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब हो, मतलब कि प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो, तब हम क्या कहेंगे वह क्या है कांस्टेंट फंक्शन। कहने का मतलब कि जैसे कि अपने पास में इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है और दूसरे में अपने पास में क्या है 1 है, तो इसका भी प्रतिबिंब यही, 2 का भी प्रतिबिंब यही, 3 का भी प्रतिबिंब यही, यानी इन सभी का प्रतिबिंब जो है वो एक ही आ रहा है। मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब आ रहा है, तो यानी कि वह क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, यानी अचर फलन कहलाता है। बात क्लियर होगी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब यदि इसको ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफ में क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है वाई एक्सिस। बात क्लियर, तो जो ओरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस होती है उस पर अपन क्या करते हैं कि अपने पास में डोमेन के एलिमेंट होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं डोमेन के एलिमेंट होते हैं। और वाई एक्सिस होती है उस पर अपने क्या होते हैं कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जैसे कि अपने पास में डोमेन तो क्या है यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो अपन प्रत्येक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अपन रख सकते हैं कि अपने पास में प्रत्येक एलिमेंट होगा। ठीक है, अब प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो डोमेन है इसने क्या कहा कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट होगा उस प्रत्येक डोमेन के लिए एक ही प्रतिबिंब होगा। तो एक ही प्रतिबिंब होगा, मान लेते हैं वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ में जैसे कि 1 है, ए सी मान लो कि यहाँ पे सी है, तो सी है तो यहाँ पे क्या होगा 1 के लिए भी सी, 2 के लिए भी सी, 3 के लिए भी सी, -1 के लिए भी सी, -3 के लिए भी सी, यानी सभी के लिए क्या आएगा सी आएगा। तो यानी सभी सी आएगा, तो यानी कि आपके पास में क्या आएगी एक एक्स एक्सिस समांतर एक सरल रेखा आएगी। एक्स एक्सिस क्या आएगी समांतर एक सरल रेखा आएगी। तो ये जो कि क्या होगी कि एक्स एक्सिस से सी दूरी पर होगी, जो क्या होगी एक्स एक्सिस से सी दूरी पर होगी। बात क्लियर कि अचर फलन का ग्राफ कैसे होगा और फंक्शन क्या होता है, समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं तत्समक फलन यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो कि अपने पास में मैपिंग दे रखी है ए टू बी मान लो या कुछ भी मान लो, ए टू ए मान लो, ए टू ए मान लो, चलो ए टू ए दे रखी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि तस्मक फलन ये तब कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो समुच्चय बी के स्वयं और केवल स्वयं का प्रतिबिंब हो। मतलब कि जो यदि एक है तो एक का एक ही प्रतिबिंब होगा, दो है तो दो का दो ही प्रतिबिंब होगा, तीन है तो तीन का तीन ही प्रतिबिंब होगा। कहने का मतलब हो गया कि एलिमेंट ए समुच्चय ए जो है उसमें जो एलिमेंट का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होगा वह स्वयं के साथ होगा। ठीक है, स्वयं के साथ ही प्रतिबिंब होगा, तो उसके उसे हम क्या कहेंगे तत्समक फलन कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 है, इसमें है 1 2 3 है, तो यानी कि 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ में और 3 का 3 के साथ में। प्रत्येक एलिमेंट का तो प्रतिबिंब होगा ही होगा, लेकिन वह किससे होना चाहिए स्वयं से होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं तत्समक फलन कहते हैं। अब इसे हम अचर फलन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट का अलग अलग है ना, तो यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंटों के साथ में प्रतिबिंब है, तो यानी कि अपन इसको नहीं कह सकते। यदि इन तीनों का एक ही एलिमेंट के साथ में प्रतिबिंब होता समुच्चय बी के, तब अपन कह सकते थे वो क्या है एक अचर फलन है। लेकिन ये अब क्या है तत्समक फलन है कि स्वयं के साथ में प्रतिबिंब है। ठीक है, और अब इसको ग्राफ के द्वारा समझें तो अब आप देखोगे कि मूल बिंदु यानी जीरो स्वयं के साथ होगा, यानी एक्स एक्सिस तो क्या होती है डोमेन होती है, और वाई एक्सिस क्या अपने पास में कोडोमेन के एलिमेंट है। तो यानी अपन क्या कहेंगे कि जीरो पे क्या आएगा तस्मक फलन है, तो जीरो पे जीरो, 1 पे क्या आएगा 1, 2 पे क्या आएगा 2, 3 पे क्या आएगा 3, यानी कि आपके पास में जो रेखा बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। एक सरल रेखा जो बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी इस प्रकार से, जो कि क्या होगी मूल बिंदु से तो गुजरेगी, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो कोण बनाएगी वो क्या बनाएगी
45 डिग्री का बनाएगी। चाहे एक्स एक्सिस से देख लो तब भी 45 और वाई एक्सिस से देख लो तब भी 45। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी कि उनके बीच से जो लाइन बनेगी, जो सरल रेखा होगी, वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का बनाएगी और वाई एक्सिस से भी क्या बनाएगी, 45 डिग्री का। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से गुजरेगी और दोनों अक्षों से समान झुकी हुई होगी। इससे भी समान झुकी हुई होगी और इससे भी समान झुकी हुई होगी। बात क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि रैखिक फलन क्या होता है। अब रैखिक फलन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल यानी चर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, ओनली वन ही हो। यदि जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। यदि वन से ज़्यादा हुई तो वो रैखिक नहीं होगा, वन से कम हो तब वो रैखिक हो सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तब अपन उसको क्या कह सकते हैं, रैखिक फलन कहेंगे। तो इसका मतलब अपने पास में रैखिक फलन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे कि ए एक्स प्लस बी अपने पास में एक रैखिक फलन है। ठीक है। अब अपने पास में कह रहा है कि ये जो रैखिक फलन है इसको ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ में क्या देखेंगे कि जो एफ एक्स है ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस जो है वो क्या है अपने पास में डोमेन, और वाई एक्सिस जो है वो अपने पास में क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट। तो अब अपन देखेंगे कि अपने को इसमें किस प्रकार से सरल रेखा मिलेगी। अपना जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, वाई यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा था फलन। अब इस फलन में देखो कि x की वैल्यू यदि आप जीरो रखोगे, x की वैल्यू क्या रख रहे हो, जीरो रख रहे हो, तब आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा है, b प्राप्त हो रहा है। तो जीरो पे b यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो पे b, y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो पे b। अब इसी प्रकार जब v की वैल्यू में x को एफ एक्स को यदि जीरो रखूंगा, उस फंक्शन को यदि जीरो रखूंगा, है ना, तो यानी कि y को जीरो रखूंगा, y को जीरो रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b अपॉन है, यानी कि इस पे अपने पास में क्या है, माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू यानी कि इधर आएगी, तो माइनस का b अपॉन ए जीरो। तो कहने का मतलब ये आ गई कि इन दोनों पॉइंटों से को मिलाएंगे तब अपने को एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अपने को एक एफ एक्स एक लीनियर फंक्शन जो होगा उसमें अपने को क्या होगा कि ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा जिसमें वाई एक्सिस पे तो क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जीरो और वाई एक्सिस की बी पॉइंट मिलेगा, और जो अपने पास में एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा वो माइनस बी अपॉन ए जीरो मिलेगा। बात क्लियर? अब अपन बात करते हैं आगे कि वर्ग फलन क्या होता है। वर्ग फलन का मतलब कि अपने पास में कोई फंक्शन दे रखा है जैसे कि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ये फंक्शन दिया है। अब ये फंक्शन दिया है तो यानी कि अपन क्या देखेंगे कि समुच्चय ए से बी में क्या कहेंगे, यदि समुच्चय ए का कोई एलिमेंट है, वो उस एलिमेंट का स्क्वायर यदि समुच्चय बी में उसका प्रतिबिंब है, मतलब समुच्चय बी में उसका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का स्क्वायर है, तब हम क्या कहेंगे कि वह फलन क्या है, वर्ग फलन है। तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या होना चाहिए समुच्चय के, कि उसका बी में स्क्वायर के साथ में प्रतिबिंब होना चाहिए, तब उससे हम क्या कहेंगे, वर्ग फलन। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 1 4 9, ठीक है। तो यानी कि 1 का 1 के साथ में, 2 का 4 के साथ में और 3 का 9 के साथ में अपने पास में क्या है, प्रतिबिंब है। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, उसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। तो यानी उसका प्रतिबिंब जो आ रहा है वो उसके स्क्वायर का आ रहा है, यानी कि अपने पास में एफ एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यानी एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे उसका प्रतिबिंब क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा। कहने की बात ये होगी। अब इसको यदि ग्राफ में देखें तो ग्राफ में देखेंगे तो अपना ग्राफ जो बनेगा जीरो पे जीरो बनेगा, 1 पे क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 पे क्या बनेगा, 4 बनेगा, 3 पे क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो इस प्रकार से अपना ग्राफ जो बनेगा पॉजिटिव के लिए बन जाएगा और नेगेटिव के लिए भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। यानी कि जब स्क्वायर होगा तो नेगेटिव -1 के लिए भी क्या होगा 1, -2 के लिए भी क्या होगा प्लस का 4। तो यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास में एक परवलय बनेगा। तो परवलय जो होगा अब उसका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु पे होगा, क्या होगा, मूल बिंदु होगा, और जो कि वाई एक्सिस के क्या होगा, अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा, वाई एक्सिस के अनुदिश होगा। बात क्लियर? अब अपन बात करते हैं व्युत्क्रम फलन की। व्युत्क्रम फलन क्या होता है कि अपने पास में कोई भी फंक्शन दे रखा है ए टू बी,
तो ए का यदि प्रत्येक एलिमेंट खुद के व्युत्क्रम के साथ में प्रतिबिंब हो, क्या हो, खुद के व्युत्क्रम के साथ प्रतिबिंब हो, तब उस क्या कहते हैं, व्युत्क्रम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यदि 2 का प्रतिबिंब यदि 1/2 के साथ में, 3 का 1/3 के साथ में, तो अपन कह सकते हैं कि ए का यदि प्रत्येक एलिमेंट खुद के व्युत्क्रम के साथ में यदि क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि क्या है, व्युत्क्रम फलन है। तो अपन व्युत्क्रम फलन को एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x से दर्शाएंगे। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा कि जैसे कि जीरो के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि 1/0 तो कोई डिफाइन ही नहीं होता, तो यानी जीरो के लिए होगा नहीं, इसमें जीरो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि व्युत्क्रम है तो यानी अपोन में एक्स आ गया, तो यानी डोमेन में एक्स बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में जीरो कर दिया तो इसमें परिभाषित नहीं होगा, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं लेंगे, डोमेन में क्या नहीं लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। यानी डोमेन में क्या होगा, अशून्य वास्तविक संख्या होंगे, यानी R0 होगा। बात क्लियर। अब अपन ग्राफ के बारे में यदि बात करते हैं तो जीरो तो इसमें विद्यमान नहीं होगा डोमेन में, तो जीरो की तो बात ही नहीं होगी। तो जीरो से आगे जब भी हम बात करेंगे तो अपने पास में ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ, और माइनस के लिए बात करेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो अपने पास में इस प्रकार से इसका व्युत्क्रम का ग्राफ बनेगा, समझ में आ गई। और डोमेन में अपने पास में जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, अशून्य वास्तविक संख्याएं होंगी, जिसमें जीरो विद्यमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्युत्क्रम में एक्स क्या आता है, नीचे आता है, और एक्स नीचे एक्स है, यदि अपोन में एक्स है तो एक्स अपोन में जीरो नहीं ला सकते, क्योंकि 1/0 जो होता है वो एक इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको जीरो अपोन में नहीं आएगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे कि मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है, तो मापांक फलन के बारे में यदि आप देखोगे कि मापांक फलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स से। ठीक है। अब मोड ऑफ एक्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। मोड ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि आप उसमें चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो चाहे पॉजिटिव रखो, आएगा क्या, पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगे। तो इसलिए अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तब आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव एक्स लिखोगे। जब आपके पास नेगेटिव है, जब वैल्यू क्या है, नेगेटिव यानी जीरो से छोटी है, तब आप उसको क्या लिखोगे, माइनस एक्स। अब माइनस एक्स क्यों लिखा, देखो जब नेगेटिव वैल्यू -1 लिया आपने, तब उसको माइनस में रखोगे तभी तो वो पॉजिटिव होगी। यदि -2 लोगे तब उसमें माइनस पहले से लगा हुआ, माइनस एक्स में -2 रखोगे तभी तो वो +2 होगा। तो यानी कहने का मतलब जब नेगेटिव रखोगे, वैल्यूज रखोगे, तब उसमें क्या रहेंगे, -x से डिनोट करेंगे, और जब वो पॉजिटिव है तब उसे पॉजिटिव एक्स से। ठीक है। यानी पॉजिटिव 2 ले लिया, 2 ले लिया तो 2 ही रहेगा, 3 ले लिया तो 3 रहेगा, 4 ले लिया तो 4 रहेगा। लेकिन जब माइनस में लेंगे, -4 ले लिया तो -4 लेंगे तो माइनस इंटू माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, +4। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मापांक फलन जो होता है उसमें पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव लो, उसमें दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं। जिसमें जीरो से बड़ी संख्या लेंगे तो प्लस का एक्स, और जीरो से छोटी संख्याएं लेंगे तो माइनस का एक्स लिखेंगे। इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो पे तो जीरो बनेगा, लेकिन जब अपन पॉजिटिव संख्याएं लेते हैं तो पॉजिटिव संख्याएं लेंगे तो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। ठीक है। लेकिन नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव के लिए भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, जो कि वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे वाई एक्सिस के साथ में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की, कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन के लिए हम बात करें तो सिग्नम फंक्शन को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि आपने मोड ऑफ एक्स का मतलब तो समझ लिया कि पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो क्या आएगा, पॉजिटिव, और नीचे क्या रख दिया मैंने, अपॉन में एक्स। अब इसमें देखो कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि जीरो से बड़ी होंगी, एक्स की वैल्यू क्या होंगी, जीरो से बड़ी होंगी, तब इसमें हम क्या रख सकते हैं, प्लस का एक्स और अपॉन में एक्स, यानी क्या आ गया, 1 आ गया, एक्स अपॉन एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। यानी हम कह सकते हैं जब भी एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तब इसमें आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। हर जीरो से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन जब अपन कहते हैं कि जब x की वैल्यू क्या हो, जीरो से छोटी हो, क्या हो, जीरो से छोटी हो, तब अपन क्या कहेंगे कि -x लेते हैं। जीरो से छोटी जब होती है मोड ऑफ x, तब क्या आती है, मोड ऑफ x की वैल्यू -x आती है, तो अपॉन में x है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी कहेंगे कि जब भी वैल्यू जीरो से छोटी होगी तब इसकी वैल्यू क्या आएगी,
-1 आएगी। अब तीसरी बात कर रहा है कि जब भी x की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मोड ऑफ x x जब 0 के बराबर हो, जब x 0 के बराबर होगा तो 0/0 किसके हो जाएगा, 0 की। ध्यान नहीं कि 0 जब के बराबर कर दिया तब क्या होगा, 0 होगा। तो अपने पास 3 वैल्यू फाइंड हुई। क्या क्या वैल्यू फाइंड हुई कि जब यदि x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब -1 होगा, 0 के बराबर होगी तब 0 होगा, 0 से बड़ी होगी तब 1 होगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखेंगे तो यानी कि 0 से बड़ी यानी इस साइड, और अब 0 से बड़ी होती है तब क्या होता है कि 1 आएगा। तो यानी मान लेते हैं यहाँ पे 1 है तो 1 इंक्लूड नहीं होगा। आप ये याद रखना कि 1 इंक्लूड नहीं होगा और 1 से आगे की संख्या इंक्लूड होगी। बात के लिए जब 0 है तब इसका क्या होगा, 0 होगा, 0 है तब 0 होगा इसका। और जब इसका 0 से छोटी संख्या यानी 0 से छोटी संख्या यानी इस साइड की, तो इस साइड की होंगी तब ये क्या होगा, -1 होगा। इस साइड के आपके पास में -1, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा। आपको क्या याद रखना है, -1 इंक्लूड, सॉरी इसमें -1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 पे अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 नहीं होगा, 0 पे 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 0 पे तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे 0 पे क्या होगा, 0 होगा, लेकिन इस लाइन पे जो एलिम पॉइंट है वो अपने पास में इंक्लूड नहीं होगा और बाकी सारा इंक्लूड होगा। बात क्लियर हो गई कि इसके पॉजिटिव सभी पॉजिटिव एलिमेंट के लिए क्या आएगी वैल्यू 1 और सभी नेगेटिव एलिमेंट के लिए क्या आएगी, -1, लेकिन 0 के लिए 0 ही आएगी, न कि 1 आएगी न कि -1 आएगी। तो यहाँ पे जो लाइन पे 1 और -1 है वो इंक्लूड नहीं होंगे, आगे की सभी वैल्यू के लिए वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं आगे कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ध्यान से समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से कि बड़े ब्रैकेट में हम x को बंद करते हैं, तो f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता क्या है वो देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर वो होता है जो x से तो क्या होता है, छोटा होता है या फिर बराबर होता है। अब बराबर कब होता है और छोटा कब होता है वो हम देखते हैं। अब इसमें मैंने एक ये भी लिखा है कि छोटा होना चाहिए लेकिन बड़े से बड़ा पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि x से छोटा, मतलब मान लेते हैं हम कोई नंबर से समझते हैं, नंबर से आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया कि 1.2 है, ठीक है, कोई भी संख्या क्या है 1.2, यानी x तो क्या हो गया अपने पास में 1.2। अब कह रहा है कि इस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे यानी 1.2 से छोटा पूर्णांक, 1.2 से छोटा पूर्णांक क्या है, 1.2 से छोटा पूर्णांक क्या होता है, 1। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से होते हैं। यानी कि अपने पास में इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या आया, -1 आया, सॉरी। तो छोटा पूर्णांक आ गया 1। अब इसने कहा कि छोटे पूर्णांक तो इसमें बहुत हैं, 1.2 से छोटे पूर्णांक तो बहुत हैं, 1 भी है इसमें, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी, इस प्रकार से बहुत छोटे पूर्णांक। लेकिन इसमें पूर्णांक लेना कौन सा है, तो इसमें बड़े से बड़ा पूर्णांक, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, ये होगा। तो अपन यह भी कह सकते हैं कि जस्ट छोटा, जो भी अपने को x दे रखा है उससे जस्ट छोटा पूर्णांक अपने को लेना है। तो यानी इससे 1.2 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। तो अपना पास में इसका महत्तम पूर्णांक का क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। जैसे कि और ले लेते हैं, 5.6 ले लिया, तो 5.6 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 5 होगा। क्यों, इससे जस्ट छोटा क्या है, 5। यदि मैं ले लेता -5.6 ले लेता, तब इसका महत्तम पूर्णांक क्या होता, तब इसका 5 नहीं होता, क्योंकि जस्ट इससे छोटा पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, -6 होता है। क्या होता है, -6, क्योंकि -5 से छोटी क्या होती है, -6, -6 से छोटी क्या होती है, -7। ठीक है, इससे बड़ी जो होती है वो 5, -5 लिखेंगे तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। बात समझ में आ गई। तो यानी कि अपन क्या होगा कि जब भी माइनस में हो तब उसमें बढ़ाना है और जब भी प्लस में हो तब उसमें घटाना है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं अब कि अपने को फंक्शन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि जब भी
पूर्णांक संख्या होगी, जैसे कि अपने पास में 2 आ गया, क्यों कहेगी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। 3 दे दिया, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 ही होगा। 4 दे दिया, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 ही होगा। तो अपने को पूर्णांक बताना है, तो यानी कि जब भी पूर्णांक होगा तब तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x ही होगा, x के इक्वल ही होगा। और लेकिन यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लो कि n दे रखा है, एक तो क्या है n है और एक क्या है n+1, जो x जो है वो क्या है n और n+1 के बीच में, यानी कहने का मतलब है 3 है और 3 के बाद में 4 है, तो उसके बीच की संख्या है कोई, 3 और 4 के बीच की संख्या है, तब इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 3 या 4 के बीच में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 3 पॉइंट कुछ ना कुछ चलेगा, 3.56 3.26 कुछ भी हो सकता है बीच में, 3 और 4 के बीच में, लेकिन 3 पॉइंट में चलेगा ना, तो यानी कि उससे कम वाला क्या है पूर्णांक 3 है, तो यानी कि अपने पास में इसका पूर्णांक क्या होगा, n होगा। किसमें क्या दे रखा है, n दे रखा है, तो यानी कि इसका जो छोटा पूर्णांक होगा यानी महत्तम पूर्णांक क्या होगा, n होगा। महत्तम पूर्णांक समझ में आ गया। इसको अपन दूसरे संकेत से इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इस प्रकार से भी अपन इसको दर्शाते हैं। अब इसका ग्राफ समझते हैं। ग्राफ समझोगे, देखो कि अपन ने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वह सारे के सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे। 1 है तो 1, 0 है तो 0, 2 है तो 2, -2 है तो -2, वही होगा। x जो दे रखा वही होगा यदि पूर्णांक है तो। लेकिन यदि पूर्णांक नहीं है, यानी परिमेय संख्या है या वास्तविक संख्या है, तब अपन उसमें क्या करेंगे कि उससे जस्ट छोटा पूर्णांक होगा। तो इसके लिए देखोगे कि 0 तो 0 ही होगा, लेकिन 0 से जब भी आप 1 की ओर बढ़ोगे, क्या करोगे, 0 से 1 की ओर बढ़ोगे, तब आपके पास में 1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू होगी उसके लिए क्या आएगी, 0 ही महत्तम पूर्णांक आएगा, ठीक है, यही आएगा। अब 1 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 पे क्या लोगे, 1 ले लोगे, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 1 पे 1 हो गया। अब फिर ये कहाँ तक चलेगा, 2 से जस्ट पहले चलेगा, 2 पे आगे रुक जाएगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा, 2 पे अपन एक ऐसे राउंड वाला गोला लगा देंगे, तो यानी कि वह 2 खाली गोला लगाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 शामिल नहीं है। यदि हम इसको बर्मा लगा देते, ऐसे ऐसे करके लगा देते, तब वो क्या होता, 2 शामिल होता। तो इस प्रकार से ग्राफ है कि देखो 0 से 1 के बीच में जो है वो एलिमेंट क्या है, 0 पॉइंट कुछ चलेंगे, इसलिए इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, उससे जस्ट छोटा पूर्णांक यानी कि 0 होगा। तो यानी इसकी जो रेखा बनी वो 0 से 1 से जस्ट पहले बनी, ठीक है। 1 शामिल है, 1 आते ही वो क्या पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया, ठीक है। अब 1 से क्या करेगा, 2 तक चलेगा, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। महत्तम पूर्णांक की वैल्यू क्या आएगी, 1 से 2 तक के 1 आएगी। और फिर जैसे 2 पे पहुंचेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर 2 से 3 के बीच में चलेगा तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार -1 और 0 के बीच में चलेगी तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बताओ, -1 है, क्योंकि 0 और -1 से छोटी संख्या कौन सी है, -1 है, तो यानी उसकी संख्या क्या रहेगी, -1 रहेगी। और -1 से -2 पे चलेगी तब क्या रहेगी, -2 रहेगी। बात क्लियर। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि महत्तम पूर्णांक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, यदि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, x, ठीक है, और प्लस उसमें कोई भी k एलिमेंट, अपन कोई भी k मतलब पूर्णांक, k यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक, उसमें ऐड कर देते हैं। x अपने को दिया गया है और उस x का अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालता है, जस्ट उसे छोटा पूर्णांक, यदि x पूर्णांक है तो वही रहेगा। लेकिन इसमें कहा है कि x दिया गया है और k यहाँ पे एक पूर्णांक दिया गया है, पूर्णांक का मतलब 1 2 -1 2 इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब बताना है कि ये किसके इक्वल हो सकता है। देखो कि ये चीज़ दी है, तो इसमें जब भी जो पूर्णांक देता है, तो पूर्णांक तो आपको पता है कि उस पूर्णांक का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो पूर्णांक ही होता है, यानी k का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो k ही रहेगा। अब इस k प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर, k प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्यों, देखो जैसे कि मेरे को 2.6 लेना है और प्लस में मैंने जोड़ दिया 1, गए कोई भी पूर्णांक 1 जोड़ दिया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो 2.6 प्लस 1 कितना होगा, 3.6, और 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी के लिए मैं यदि ऐसा करता, 1 तो सीधा सीधा लिख देता प्लस, क्योंकि 1 एक मैंने लिखा उस फॉर्मूले के हिसाब से, और 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2, तो यानी कितना आया,
3, तो इसमें भी 3, तो यानी दोनों आपस में इक्वल। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस के का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। लेकिन k क्या होना चाहिए यहाँ पे, याद रखना पूर्णांक ही होना चाहिए। यदि पूर्णांक नहीं हुआ तब गड़बड़ हो सकती है, तब ये गलत हो सकता है, तब हम नहीं कह सकते। यहाँ पे यदि k पूर्णांक है तब अपन कह सकते हैं कि k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर। अब यदि बात चलती है कि आपको दे दे कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा, तो ये किसके इक्वल होगा कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल होगा किसके, माइनस बाहर ले लो और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो x का, तो वो उसके इक्वल होगा कब, जब x क्या दिया गया हो, इंटीजर दिया गया हो। क्या दिया गया हो, x इंटीजर। यदि पूर्णांक संख्या दी गई है x, तब तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, उसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन यदि x इंटीजर नहीं दिया है तब वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और माइनस एक और कर दो, उसमें क्या कर दो, एक माइनस कर दो, तब वो उसके इक्वल होगा जब यदि पूर्णांक नहीं है x। जैसे कि मैं देखता हूँ, जैसे कि ले लिया कि 2 एक पूर्णांक है और माइनस ले लिया, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, तो ये किसके इक्वल होगा, -2 का किसके इक्वल होता है, -2 की होता है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2, तो यानी कि -2, इसका भी यही आएगा। तो यानी जब भी पूर्णांक होगा तो उसका तो वही आना है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यदि ये पूर्णांक नहीं होता, ऐसे होता है 2.6 माइनस का, तब इसमें देखो माइनस का 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जस्ट इससे छोटा, -2.6 से छोटा क्या होता है, -3, तो यानी इसकी वैल्यू क्या आई, -3। अब इसमें यदि मैं माइनस बाहर निकाल दिया और 2.6 की यदि बात करनी है, तो इस 2.6 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो -2 ही बना, तो जो इक्वल का हो, तो इसलिए इसमें इसको इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, -1 और करना पड़ेगा, तब ये इसके क्या आएगा, -3 आएगा, यानी इसके इक्वल आएगा। तो जब यदि आपको ऐसे लिखना है कि माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यदि वो पूर्णांक नहीं है तो उसमें -1 भी करना पड़ेगा, तो ये इसके लिए गुणधर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी आपके पास में कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं, उन दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ करके यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वो क्या होता है कि उन दोनों का अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, उससे बड़ा हो या बराबर होता है। अब ये समझो कैसे, कि यदि मैं ले लेता हूँ कि 2.6 प्लस 1.1, ये ले लिया, 2.6 प्लस 1.1 जो हुआ वो कितना हुआ, सॉरी ऐसे ले लो 1.4 ले लो, ठीक है, 1.5 ले लो, 1.5 ले लो इसमें, ठीक है, 2.6 प्लस 1.5 ले लो। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, ठीक है। अब 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इनका अलग अलग करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1, और 2 और 1 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो 3 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, 4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 प्लस x2 आए और तब वह क्या होगा कि अलग अलग उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, तब वो उससे क्या होगा, एक साथ ऐड करके निकालने पर बड़ा होगा। बात क्लियर। इसी प्रकार ये है कि इसमें कह दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, उसको n से डिवाइड करो, n क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या से डिवाइड करेंगे, फिर उसका दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो वो क्या होता है कि x का पहले ही उस प्राकृत संख्या को डिवाइड कर दो, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो, उसके इक्वल होता है। कहने का मतलब कि आपको 2 दे दिया, 2.6 दे दिया, ठीक है, और आपको दे दिया नीचे 2, और इसका पहले कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो और फिर 2 से डिवाइड करो, तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2, और बाई 2 यानी कितना है, 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये ऐसा करने से अच्छा है कि इसे पहले ही 2 से डिवाइड कर दो, 2 से पहले डिवाइड करोगे 1.3 आएगा, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1, तो यानी दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन n का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो x अपॉन n के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल ही होगा, n लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बात क्लियर। अब एक फॉर्मूला बनता है कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो, महत्तम पूर्णांक x हो,
महत्तम पूर्णांक एक्स में क्या कर रहा हो, 1/n और ऐड कर दिया हो, उसमें 2/n ऐड कर दिया हो, इसी प्रकार क्रम में चलता जा रहा है और n-1/n इसमें ऐड कर दिया, तब ये किसके इक्वल होगा, तब ये एन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल होगा। यदि आपको ऐसी सीक्वेंस दे रखी है और पूछे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका महत्तम पूर्णांक जो होगा वो एन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। समझ में आ गई, जो एन दे रखा है उस एन का एक्स के साथ में मल्टीपल कर दो और मल्टीपल करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल आ जाएगा। बात क्लियर? तो मेरे हिसाब से महत्तम पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूनतम पूर्णांक फलन की। तो न्यूनतम पूर्णांक फलन क्या होता है कि अपने इसमें न्यूनतम पूर्णांक फलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक और न्यूनतम पूर्णांक और महत्तम पूर्णांक को कैसे करते थे, इस प्रकार से या फिर बड़े ब्रैकेट से। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक को तो इस प्रकार से करते थे, लेकिन न्यूनतम पूर्णांक को इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उसमें तो महत्तम पूर्णांक था तो इसलिए एक्स से जस्ट छोटी देखते थे। उसमें क्या था कि महत्तम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो इसलिए अपन उसमें क्या देखते थे, एक्स से जस्ट छोटा पूर्णांक या उससे बराबर। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि जब न्यूनतम पूर्णांक की बात आती है तब एक्स से जस्ट बड़ा देखते हैं। एक्स से क्या देखते हैं, जस्ट बड़ा पूर्णांक, यानी कि पूर्णांकों में उससे बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक जो भी हैं उसमें छोटा होना चाहिए। जितने भी पूर्णांक आएंगे एक्स से बड़ा तो आएगा, लेकिन उसमें जो भी पूर्णांक आएंगे उसमें उससे छोटा आना चाहिए। कहने का मतलब समझाता हूँ मैं कि आपको यदि दे दिया जाए 2.6, अब इसका कहेगा कि 2.6 का मुझे न्यूनतम पूर्णांक बताओ, तो न्यूनतम पूर्णांक के लिए आपको क्या करना होगा, इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक क्या होगा। तो इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक क्या होता है, 3 होता है। तो यानी कि 3 इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूर्णांक होगा। क्यों, अब 2.6 से बड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन 2.6 से बहुत बड़े हैं, तो उनमें से लेना कौन सा है, उनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो उनमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जस्ट बड़ा इससे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो उनमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, 3 हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूनतम पूर्णांक। और महत्तम पूर्णांक में क्या कहते हैं कि वो उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, यानी कि 2, और मतलब इससे छोटे कौन कौन से आ गए, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, लेकिन इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, 2, इसलिए इसे महत्तम कहते हैं। इसमें सबसे छोटा पूर्णांक लेते हैं, है ना, एक्स से जस्ट बड़ा, लेकिन जितने भी पूर्णांक होते हैं उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक लेते हैं, इसलिए इस न्यूनतम पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपने पास में जब भी कोई भी वैल्यू दी गई हो, वास्तविक संख्या दी गई हो, उस वास्तविक संख्या से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है। तो यानी कि यदि इंटीजर हुआ, यानी पूर्णांक संख्या हुई, तब तो वही संख्या हो जाएगी, यानी 2 हुआ तो 2 ही होगा, 3 हुआ तो 3 ही होगा। ठीक है, लेकिन जब n से n यानी 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है, तब उसका, यदि 3 और 4 के बीच में यदि कोई संख्या है, तब उसका न्यूनतम पूर्णांक पूछे, तब उसका क्या होगा, 4 होगा, यानी कि n+1 होगा। यहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। बात क्लियर? तो ये था आपका न्यूनतम पूर्णांक। तो न्यूनतम पूर्णांक का ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे अपना ग्राफ महत्तम पूर्णांक के लिए था, वैसे ही न्यूनतम पूर्णांक के लिए होगा। बस इसमें इतना होगा कि उसमें जो होता था उसमें जस्ट छोटे पूर्णांक लिया जाता था, और इसमें जो लिया जाता है एक्स से जस्ट बड़ा लिया जाता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लो कि यदि 0 होगा तब इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 ही होगी, 0 होगा तब तो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन 0 से 1 के बीच में चलेगा तब इसका पूर्णांक जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में न्यूनतम पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि उससे बड़ा 1 हो गया। फिर 1 से 2 के बीच में चलोगे 2 हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में चलोगे 3 हो जाएगा। लेकिन जो पूर्णांक है उस पर तो वही खुद ही होगा, 2 पे 2 ही होगा, 3 पे 3 होगा, 4 पे 4 ही होगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार 0 से -1 के बीच में चलेंगे तो उससे जस्ट बड़ा क्या आ रहा है, 0, यानी 0 होगा। -2 से -1 से बड़ा क्या है, -1, -3 से -2 में बड़ा क्या है, -2। तो इस प्रकार से इसमें चलेगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम वैसे ही है जैसे महत्तम पूर्णांक में देखी थी। तो महत्तम पूर्णांक में अपन ने देखा था कि यदि किसी भी वास्तविक संख्या दे रखी है, उसमें अपन कोई पूर्णांक को ऐड करते हैं, तो उस पूर्णांक प्लस उसका जो वास्तविक संख्या उसका उसका जो लिस्ट इंटीजर यानी कि न्यूनतम पूर्णांक है उसके सम के बराबर होता है। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पीछे समझा दी, उसी प्रकार इसमें होगा। ठीक है,
चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। जैसे कि आपको दे रखा हो 2.6 प्लस 1, तो 2.6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3.6, और 3.6 का न्यूनतम पूर्णांक कितना होगा 4 होगा। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि इसमें दे रखा है कि अलग अलग ज्ञात करें, तो इसका न्यूनतम पूर्णांक कितना है 3 और इसका न्यूनतम पूर्णांक कितना है 1। ठीक है, तो इसका दोनों का सम कितना है 4, तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन बस के यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमेशा क्या लेना, पूर्णांक ही लेना है। यदि माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस का यदि न्यूनतम पूर्णांक हो, तो माइनस एक्स के लिए न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है, तो उसका हम क्या करेंगे, मतलब कि देखो कि एग्जांपल से समझते हैं। माइनस का 2.6 ले लिया, इसका न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा, इसका न्यूनतम पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा, क्योंकि बड़ा लेना इससे, तो इससे बड़ा क्या है -2 है, तो इसका न्यूनतम पूर्णांक -2 है। लेकिन जब अपन इसको करें कि इस प्रकार से लिख दें माइनस ऑफ 2.6 का निकालो, तो इससे बड़ा क्या हुआ 3, तो यानी कि आपके पास में कितना आ गया -3 आ गया। और लेकिन आपके पास में यहाँ पे जो है वो कितना है -2 है। ठीक है, तो इस -2 के बराबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, -3 में से एक कम होना चाहिए, तो -2 होना चाहिए, तो यानी इसमें एक ऐड करेंगे तभी ये क्या आएगा -2 आएगा, यानी कि एक और पीछे बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि -3 से -2 लाने के लिए इसमें एक क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जब भी अपन इसमें -x को, इसमें यदि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है तब तो वो कैसे भी लिख दो वही आएगा, लेकिन जब पूर्णांक नहीं है तब उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब महत्तम पूर्णांक की बात कर रहे थे तब उसमें क्या करना पड़ रहा था -1। तो जब भी आपको महत्तम पूर्णांक की बात करेंगे तब उसमें -1 करते हैं, और जब भी न्यूनतम पूर्णांक की बात करते हैं तब उसमें +1 की बातें करते हैं। अब अपन देखते हैं दूसरा, यदि कि दो आपको पास में x1 प्लस x2 दे रखा है, उसका महत्तम पूर्णांक न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना होगा, तो उसके लिए प्रॉपर्टी दी है कि उनका अलग अलग यदि न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करते हैं तब वो क्या होता है कि ज़्यादा होता है अलग अलग के लिए, है ना। तो अलग अलग का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करके ऐड करते हैं, तो वह एक साथ ऐड करके न्यूनतम पूर्णांक निकालने से ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2.6 प्लस 1.5 ले लिया, तो इसमें देखते हैं कि 2.6 और 1.5 को ऐड किया तो कितना आया कि 4.1 आया। ठीक है, अब 4.1 का जो न्यूनतम पूर्णांक है वो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन इनका अलग अलग करेंगे, इसका 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 आया तो वो कितना हुआ 5, यानी बराबर हुआ, यानी इसमें क्या लग गई बराबर वाली प्रॉपर्टी। इसी प्रकार ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसके लिए वो क्या होगा लेस देन भी होगा, तो यानी कि ये हमेशा क्या रहेगा बड़ा रहेगा। ठीक है, और उसमें महत्तम पूर्णांक में क्या होता था छोटा होते थे, ये अलग अलग करने वाले क्या होते थे छोटे होते थे। ठीक है, तो ये थी किसकी प्रॉपर्टीज न्यूनतम पूर्णांक की। अब आगे हम बात करने हैं भिन्नात्मक भागफलन कि भिन्नात्मक भागफलन क्या होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जिस प्रकार से अपन ने महत्तम पूर्णांक ज्ञात किया, न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात किया, उसी प्रकार हम भिन्नात्मक भागफलन भी बात करेंगे। तो भिन्नात्मक फलन क्या होता है कि अपने पास में जो, इसको डिनोट कैसे करते हैं, छोटे ब्रैकेट मतलब पिछले मझले कोष्ठक में बंद करते हैं एक्स को। ये किसके इक्वल होता है कि जो टोटल एक्स होता है उसमें से आप क्या निकाल दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तब आपको इसमें से x में से यदि एक कोई पूर्णांक निकाल दोगे तब क्या बच जाएगा, भिन्न संख्याएं बच जाएंगी, यानी दशमलव की संख्याएं बच जाएंगी। तो वो दशमलव वाली भिन्न संख्याएं क्या कहलाती हैं, इसका भिन्नात्मक फलन। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, जब भी आपका इंटीजर होगा, जब भी आपका क्या होगा इंटीजर होगा, तो इंटीजर में क्या होगा कि जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर के लिए तो देखो 2 में और 2 माइनस करेंगे, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक भी 2 और एक्स भी क्या दे रखा है 2, तो 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी पूर्णांक होगा आपका तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। लेकिन जब आपकी वैल्यू क्या हो n और n+1 के बीच में हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी x माइनस n आएगी। क्यों, क्योंकि देखो कि आपके पास में मैं लेता हूँ कि 2.6 लिया, क्या लिया 2.6 लिया, अब इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा 2 होगा। तो अपने पास में यदि फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फ्रैक्शनल फंक्शन निकालना है, तो उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस करना होगा। तो यानी इसमें से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या संख्या आएगी 0.6।
क्या आएगी 0.6 आएगी। तो यानी ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है भिन्नात्मक फलन। तो ये अपने पास में हुआ। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे कि अपने को जो भी x दिया गया होगा उसमें से n निकाल लेंगे, लेकिन n जो होगा वो क्या होगा एक पूर्णांक संख्या होगी जो कि किससे होगी, n जो होगी वो x से जस्ट छोटी होगी। x से क्या होगी जस्ट छोटी, कहने का मतलब महत्तम पूर्णांक होगी। ठीक है। अब इसका जो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आप देखोगे कि जीरो ले लेते हो तो जीरो पे तो क्या होगा जीरो। यदि कोई भी पूर्णांक लेते हो तब आपका क्या आता है, कोई भी यदि पूर्णांक लेते हो तब जीरो ही आता है। जीरो लोगे तब जीरो, 1 लोगे तब भी जीरो, 3 लोगे तब भी जीरो, 4 लोगे तब भी जीरो, मतलब हर वैल्यू पूर्णांक पे जीरो आ रही है। लेकिन जब आप वैल्यू लेते हो 0 से 1 के बीच में, क्या ले रहे हो 0 से 1 के बीच में, कहने का मतलब 0.1, 0.6, 0.5, मतलब पॉइंटों में कुछ संख्या ले रहे हो, 0 से 1 के बीच में संख्या ले रहे हो, तो तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, तब आपकी वैल्यू उसमें से पूर्णांक माइनस करोगे क्या आएगा वही आएगा। मतलब कि उसमें से पूर्णांक क्या है जीरो, और जीरो उसमें से माइनस करोगे तो वही संख्या आएगी। यानी कि उसमें जब 0 से 1 के बीच में लोगे तब आपकी वही संख्या आएगी। तो 1 आते ही तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 1 से 2 के बीच में लोगे तब वही संख्या आएगी, 2 से 3 के बीच में लोगे तब वही संख्या आएगी। तो मतलब कि आपके पास में 0 से 1 के बीच में लो, चाहे 1 से 2 के बीच में लो, 3 से 6 के बीच में लो, उसमें क्या वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच का पार्ट आएगा। 0 से क्या आएगा 1 के बीच का पार्ट आएगा। तो इसमें हमेशा आपको क्या देखना है कि 0 से 1 लिया तब भी आपको 0.6, 0.1, 0.3 वही है। लेकिन 1.2, 1.3 लिया तो इसका ग्रेटर इंटीजर निकाल देंगे तो उसमें भी कहाँ तक वैल्यू आई कि 0 से क्या से वैल्यू आई 0 से 1 के बीच में वैल्यू आई कि 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा। तो इसमें 0 से 1 की जो बीच की वैल्यू होंगी दशमलव की संख्या वो सारी वैल्यू इसमें आएंगी। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कैसे होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, जिसमें x होगा यदि वह क्या हो कि 0 से 1 के बीच की वैल्यू, कहने का मतलब यदि 0 से 1 का बीच का वैल्यू आई, 0 इंक्लूड हो और 1 इंक्लूड नहीं हो, तब इसमें क्या आएगा कि इसमें वही एलिमेंट है 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.3 पे 0.3, इसी प्रकार 0.99 पे 0.99 होगी। लेकिन जब इंटीजर होगा तब उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी जीरो होगी। बात समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो 1 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा। क्यों होगा जब, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर हो गया तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन इंटीजर नहीं है तब इसमें देखते हैं कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस का 2.6, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको ज्ञात करना। तो -2.6 लेंगे तो इसके लिए आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या होगा कि यदि मैं माइनस बाहर निकाल के और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूँ, इसका फ्रैक्शनल निकालो पहले, तो इसका निकालोगे तो इसमें देखो कि इससे क्या होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, x से क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा -3, क्योंकि जस्ट इससे छोटी, इस छोटी -3 है। तो यानी इसमें से -3 इसमें से क्या करोगे माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें से -3 माइनस करोगे, क्या करोगे -3 माइनस करोगे कि जैसे कि देखो माइनस कैसे करते हैं कि जैसे कि -2.6 है, अब इस सॉरी हाँ इसमें से ही माइनस करना, इसमें से माइनस करोगे क्या -3, तो -3 को माइनस किया तो यानी प्लस, तो यानी इसमें प्लस का 3 में से 2.6 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कितना है 0.4। तो इसकी वैल्यू जो आई वो क्या आई 0.4 आई। बात क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 में से 2.6 जाएगा तो क्या आएगा 0.4 आएगा। तो यानी आपके पास में यहाँ पे क्या आ गया 0.4 आ गया। लेकिन जब आप इसमें निकालते हो कि इस प्रकार से कि माइनस का 2.6, तो इसमें इसका माइनस बाहर ले लिया, 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, तो 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, 2.6 का क्या होता है 2 होता है, इसमें से निकाला तो कितना आया माइनस का 0.6 आया। अब माइनस का 0.6 आया तो माइनस का तो होगा नहीं, उसमें तो क्या आ रहा था
कि प्लस का 0.4, तो प्लस का 0.4 कब आएगा, जब इसको 1 में से 0.6 घटा देंगे तब इसमें क्या आ जाएगा, प्लस का 0.4 तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है तो यानी कि इसके लिए क्या होगा कि 1 में से क्या कर दो, फ्रैक्शनल उस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को माइनस कर दो यदि पूर्णांक नहीं है तो। बात क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और एक है एक माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो जीरो होगा। यदि कब, जब एक्स क्या हो, इंटीजर हो। जब एक्स इंटीजर लेंगे तब तो इनका सम जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन जब इंटीजर नहीं हो तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, जैसे कि कैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे जैसे कि 2.6 लिया। अब 2.6 जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस इसका नेगेटिव ऑफ 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब 2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, कितना होगा इसका, इसमें से 2.6 में से क्या बाहर कर देंगे, इसका जो महत्तम पूर्णांक है उसको बाहर निकाल देंगे तो इसका क्या जाएगा, भिन्नात्मक भाग आ जाएगा, यानी कितना आएगा, 0.6 आएगा। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, मतलब कि भिन्नात्मक भाग क्या आएगा, इसमें से क्या करेंगे, इसके महत्तम पूर्णांक जो है उसके भाग को माइनस कर देंगे तो महत्तम पूर्णांक क्या होगा इसका, -3। तो यानी कि इसमें से -3 को माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 0.4। ठीक है, तो यानी 0.6 और 0.4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.0, यानी क्या वैल्यू आई, 1 आई। तो यानी कि हम कभी भी कहेंगे कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यानी कि x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट को यदि ऐड करेंगे तो जीरो तब होगा जब यदि x क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर का मतलब 2 होगा तो यानी 2 और -2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका भी 2, इसका भी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। यानी जब भी इंटीजर होता है तब उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, जीरो होता है, यानी उनका सम भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब उसका कोई इंटीजर नहीं है, यदि x जो है वो इंटीजर नहीं है तब उन दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम जो होगा, यानी x का फ्रैक्शनल पार्ट और -x का फ्रैक्शनल पार्ट का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे। ओके बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।